नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आप सभी के लिए संविधान पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। ये भाग आपके सामने है 12 क्योंकि भाग 11 हम खत्म कर चुके हैं। भाग 11 और 12 दोनों में ही हम लोग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध हम देख रहे थे, मगर भाग 11 विशेषकर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। उसमें हम पढ़े थे उसके विधायी संबंध और उसमें हम पढ़े थे उसके प्रशासनिक संबंध। इसमें हम पढ़ेंगे भाग 12 में वित्तीय संबंध। तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A। इस लाइन को याद रख लीजिए। पहले तो यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद संविधान के किस भाग में, तो 12 में है। किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 264 से 300A तक है। और संपत्ति के अधिकार को हटा करके मूल अधिकार से, संपत्ति का अधिकार जो कि एक मूल अधिकार था उसको वहां से हटा करके किस अनुच्छेद में डाला गया, तो 300A में ही डाला गया और वो बन गया एक विधिक अधिकार। क्लियर हो गया? चलिए आ जाइए। ये भैया संविधान के हमारे 22 भाग, ये 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेद हैं जो आपको कंठस्थ होने चाहिए। लास्ट क्लास में मैं आपको याद करवाया था। ये 2 स्लाइड तो आपको पूरा याद करवाया था, मगर इस 14A से मैं आपको बोला था कि भैया यहाँ रुक जाइएगा। इसको 14A को छोड़ा के 15 से याद करवाया था, है ना? क्लियर? भाग 16 छोड़वा के बाकी आपको इसमें आपको भाग 15, भाग 17, भाग 18 और भाग 20 याद करवाया था। बाकी अन्य और छोटे छोटे भाग उनको भी आप देख सकते हैं। 14 से बना है 14 है अधिकरण, उसको आप देख सकते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध 330 से 342, उसको आप देख सकते हैं। राजभाषा 43 से 51 तक है, वो आपको बता चुका था, आपातकाल बता चुका था। प्रकीर्ण है 361 से 367 तक भाग, ठीक। 19 प्रकीर्ण, अधिकरण, प्रकीर्ण। और फिर आपके इधर है अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, अनुच्छेद भाग 21 में 369 से 92 तक संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और इधर आपका संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, आपका 22वां भाग 393 से 95, 69 से 92, 93 से 95। क्लियर? चलिए, इस तरीके से आपको संविधान के 22 भाग, उनके नाम, उसके अनुच्छेद कंठस्थ याद रहने चाहिए। लास्ट क्लास में आपको मैं याद करवा चुका हूँ, बहुत बार करवा चुका हूँ। लास्ट क्लास में फिर एक बार करवाया था, लिख लिख के करवाया था, ताकि धीरे धीरे आपको भी कॉन्सेप्ट समझ में आता रहे कि कैसे लिख लिख के हमको कैसे याद होगा वो, है ना? ठीक। तो आज हम मेन अपने कंटेंट में आते हैं। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध होते हैं। उन संबंधों में आप जानते हैं कि विधायिक संबंध होता है जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक था। एक प्रशासनिक संबंध होता है जो कि 256 से 263 तक था, और 245 से 263 तक ये दोनों विधायिक और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में दिए हैं संविधान के। अभी आप भाग 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दिया हुआ है वित्तीय संबंध, अनुच्छेद 264 से 300A तक, जो कि भाग 12 में है। ठीक, याद रखेंगे। ये दोनों भाग 11 में डाला हुआ है, केवल वित्तीय संबंध आपका डाला है भाग 12 में। क्लियर हो गई बातें? आइए, तो आपके विधायिक संबंध और प्रशासनिक संबंध तो हम पढ़ चुके थे। अब केवल बचा क्या है? वित्तीय संबंध बचा है, जो कि भाग 12 का हिस्सा है। तो पढ़ते हैं इसको अब। अनुच्छेद 264 से 300 के बीच में आता है। इतने बार रिवीजन होगा ना यार कि याद होना ही है, कहाँ जाएगा, है नहीं? चलिए, तो अनुच्छेद 264, आइए पढ़ते हैं। फिर से बोलूंगा, जब भी पढ़ना चालू करें एक बार मेन कंटेंट, वहां से एक बार माइंड को रिफ्रेश कर लिया कीजिए। गहरी सांस ले, गहरी सांस छोड़ दीजिए कीजिए। उसके बाद आराम से हेडफोन लगाइए, टेबल पे मोबाइल टिका दीजिए, हेडफोन लगा कान में लगाइए और चुपचाप ऐसे हाथ फोल्ड करके चुपचाप बातों को सुनिए और मुझे देखिए। क्लियर हो गई बातें? यस। और अगर हेडफोन नहीं है तो रूम अंधेरा कीजिए, रूम अंधेरा करके फोन को ऐसे दूर में रख दीजिए टेबल पे, और चुपचाप आराम से रूम में अंधेरा करके चुपचाप ऐसे हैंड फोल्ड करके फिर भी आप बातों को सुनिए और मुझे देखिए। तो आपको एकदम रिलैक्स होकर, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ना है, पढ़ाई को एकदम रिलैक्स होकर हमको पढ़ना है ना? एकदम रिलैक्स होकर, एकदम चिल मार के ठंडे दिमाग से हम पढ़ते हुए चलना है। क्लियर? आइए, अनुच्छेद 264, इस भाग में, भाग 12 में वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन, वित्त आयोग कितने में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, इसलिए बोल रहा है कि वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन, क्योंकि वित्त आयोग के बारे में जानकारी अनुच्छेद 280 मिलती है। तो वित्त आयोग से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है, अर्थात
यह वित्तीय संबंध जब दिया हुआ है 264 में, तो इसी के तहत ही अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का निर्माण किया गया है। संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा 1/11/1956 1 नवंबर 1956 से प्रतिस्थापित है। क्लियर, छोड़ दीजिए, इसका मतलब भी नहीं ऐसे भी। अनुच्छेद 264 में से यही बोला है कि वित्त आयोग इसी के वजह से गठित की जाती है 280 के तहत। बस वही वित्त आयोग ध्यान रखेंगे, बाकी काम हो जाएगा। 265 में बोल रहा है, कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना, कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। अर्थात जिसके हाथ में कानून ने जिसको अधिकार नहीं दिया है, तो कानून ने जिसको अधिकार नहीं दिया है वो करों को अधिरोपित न किया जाना। अर्थात हमारी भारत सरकार जिसको कर से जुड़े हुए अधिकार नहीं दिए हैं, कर से जुड़ी हुई शक्ति नहीं दी है लगाने की, उठा वसूलने की, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भाई कर तो वित्त वाला बात है ना, वही तो वित्त आता है। यस, तो कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, कोई और कर नहीं लगा सकता, कानून के अधिकार के अलावा कोई और कर नहीं लगाया जाएगा, या कोई और भी व्यक्ति एकत्र नहीं कर सकता वह कर या वह टैक्स। क्लियर, जिसको कानून वो अधिकार देती है केवल वही वो कर लगाएगा और केवल वही वो कर उठाएगा। ये लाइन ये बोल रहा है, अनुच्छेद 265 बोल रहा है कि कानून ने जिसको अधिकार दिया है कर लगाने का, टैक्स लगाने का और टैक्स वसूलने का, केवल कानून ने जिसको अधिकार दिया है वही व्यक्ति ये काम कर सकता है, उसके अन्यथा कोई नहीं। 265 में बात बोला है। अनुच्छेद 266, भारत की संचित निधि। तो बार बार पूछता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद 266 में दी गई है भारत की संचित निधि। इसको जितना आपको इंपॉर्टेंट करना है कर लीजिए, ये बार बार पूछता है कि किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि है, तो अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि के बारे में बताया गया है। क्लियर, 266 में भारत की संचित निधि, और संचित निधि से ही सारे खर्चे वर्चे निकाले जाते हैं, जितने एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय का पेमेंट भत्ता, वेतन भत्ता होता है, सब इसी संचित निधि पे भारित होते हैं। सारे सरकारी कार्य काज, बजट और जट के लिए पैसा वैसा सब इसी संचित निधि से निकाला जाता है। अर्थात टैक्स वैक्स जहां से पैसा आ रहा सब इसी में डाल देंगे और फिर इसी से निकालते हैं हर एक कार्य के लिए, चाहे बजट के लिए हो, चाहे जिस भी चीज के लिए हो, चाहे योजना के लिए हो, चाहे जो भी। इसलिए अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि दी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार केवल संसद को है। ये क्वेश्चन बार बार बना है कि बताइए संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसको है, तो केवल और केवल संसद को है। और इसलिए तो जो वर्तमान सरकार भी होती है, भले उस सरकार में बहुमत प्राप्त दल का नेता बनता है प्रधानमंत्री, वो बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बना है, सरकार बहुमत प्राप्त है, फिर भी वो बजट को संसद में पेश करती है ताकि संसद का परमिशन मिले, और तब संसद के परमिशन से ही वो संचित निधि से पैसा निकाले उस बजट में खर्चा करने के लिए हर विभाग में। तब समझ रहे हैं कि जो जीता हुआ पार्टी है वो भी ऐसे पैसा नहीं निकाल सकता संचित निधि से, उसको भी संसद से परमिशन लेना पड़ता है, हमें संसद के पटल पे रखना ही पड़ता है। ये नहीं कि मैं जीत गया तो मैं ही अपने मन से कर लूंगा, नहीं, संसद के पटल पे आप रखेंगे, संसद उसको पास करेगा, तब भी आप पैसा निकाल पाएंगे। अनुच्छेद 266 में आप संचित निधि देख लिया, अनुच्छेद 267 देखिए। तो अनुच्छेद 266 में है भारत की संचित निधि, और 267 में लास्ट में 7 आता है, तो आकस्मिक निधि है। आकस्मिक में 7 आता है, आकस्मिक में 7 और 67 का 7 का 7, तो ऐसे याद रखिए। अनुच्छेद 268 है भारत की आकस्मिक निधि। अचानक से, आकस्मिक बने अचानक से कोई चीज आपके सामने आ गया चुनौती बन के, जैसे अचानक से पूरे देश में सूखा पड़ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, कुछ भी ऐसे प्राकृतिक आपदा आ गई, पूरा कोरोना आ गया अचानक से, तो उसी आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा अचानक से कहां से निकाला जाए, तो उसके लिए आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जैसे संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार केवल संसद के पास है, वैसे ही आकस्मिक निधि से पैसा निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। मगर राष्ट्रपति अपने मन से तो कोई काम करता नहीं है, तो मंत्रिपरिषद के आग्रह पे करेंगे, मगर अधिकार तो राष्ट्रपति जी के पास ही है। ठीक, तो 266 में संचित निधि, 267 में आकस्मिक निधि, उसमें केवल संसद को अधिकार है पैसा निकालने का, इसमें राष्ट्रपति जी को अधिकार है। क्वेश्चन देखिए, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है?
बताइए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति का, भारत की संसद का, भारत के प्रधानमंत्री का, भारत संघीय वित्त मंत्री का। क्योंकि संचित निधि का बात किया जो कि अनुच्छेद 266 में है, तो संचित निधि से पैसा निकालने का अधिकार केवल एक ही के पास, वो है भारत की संसद, अर्थात आंसर बी, भारत की संसद। अप्रत्याशित, मैं बोला ना, अब जो क्वेश्चन का आंसर देखते हो आप बता रहे हैं तो आंसर है। अब जब पढ़ लेते हैं सही थ्योरी ना, तो आपको लगता है इसका आंसर तो ये होगा, और नहीं पढ़े होते तो नहीं बनता, वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं। खुद जज कीजिए कि कैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं थ्योरी के बाद फट से बन जाता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो प्रत्याशित व्ययों के लिए, मैंने अचानक से कोई खर्चा आ गया सामने, तो उसके लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकालेगा? तो आकस्मिक निधि से कई जन खर्च धन निकाल सकता है, वो है राष्ट्रपति जी। वही आगे आपके सी, केवल राष्ट्रपति जी। स्पष्ट हो गई बातें? यस। अप्रत्याशित शब्द का मतलब क्या है? अप्रत्याशित माने पहले से आपने जिसकी आशा नहीं की थी। अप्रत्याशित, आशित माने आशा, प्रत्यय मैंने पहले से, नहीं की थी पहले से, मैंने जिसकी आशा, वैसा खर्चा अचानक सामने, जैसे कोरोना आगे, सुनामी, बाढ़, भूकंप, कुछ भी। ठीक, चलिए अब कर वितरण के प्रावधान, की कर कैसे वितरण होगा भाई, उसके प्रावधान का बात कर लेते हैं, क्योंकि सब वित्त में तो ये सब पढ़ेंगे ना हम लोग। यस, वित्त में तो हम पढ़ेंगे सभी सब। ये पढ़ते हैं अब कर वितरण के प्रावधान। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाई या उद्ग्रहित राज्य के द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित खर्च करना, अर्थात अनुच्छेद 268 में है केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, राज्य के द्वारा संग्रहित। इसका मतलब क्या होता है सर? उद्ग्रहित शब्द का मतलब होता है लगाना, कि केंद्र सरकार ने, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित का मतलब है केंद्र द्वारा लगाई गई टैक्स, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित मतलब है केंद्र द्वारा लगाई गई टैक्स, और राज्य के द्वारा संग्रहित मतलब राज्य द्वारा एकत्र की गई टैक्स, तथा विनियोजित यानी कि खर्च करना, विनियोजन में योजना बनाना कि खर्च करना। ये सब आता है किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? कर के वितरण के प्रावधान, अर्थात अनुच्छेद 268 के तहत आता है। ठीक, आपने अनुच्छेद 266 पढ़ा, अनुच्छेद 267 पढ़ा, 266 में आपने संचित निधि पढ़ा, 267 में आपने आकस्मिक निधि पढ़ा। संचित निधि में संसद को अधिकार, आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति को अधिकार। अब आ गया 268। यहाँ है दोस्तों कि केंद्र अगर कोई टैक्स लगाएगी और राज्य उसका वसूलेगी, और फिर इसको विनियोजित माने प्लान्ड तरीके से उसका खर्च करेंगे, दोनों के दोनों। जैसे विनिमय विपत्र, बीमा, चेक, शेयर आदि पर स्टैंप शुल्क, अल्कोहल आदि पर उत्पादन शुल्क, ये सब कौन लगाता है? टैक्स सरकार लगाती है भैया हमारी, है ना। और क्योंकि हर राज्य को अल्कोहल से बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए जब कांग्रेस सरकार हमारी छत्तीसगढ़ की जब आ रही थी सत्ता में, तो बोली थी मैं शराब बंदी कर दूंगा, मैं शराब ठेका बंद कर दूंगा, मैं शराब बंद कर दूंगा। और जब आई तो क्या हो गया कि सरकारी काम, शराब को सरकारी काम बना दिया। शराब बेचना सरकारी कर दिया। ये अच्छी बात, सरकार को पैसा मिलेगा, सरकार करेगा। और भाई जब आप ये कमिटमेंट किए थे कि शराब कम कर दूंगा, शराब बंद कर दूंगा, चाहे शराब के जो परसेंटेज लोगों को उसमें कमी लेके आऊंगा, तो फिर आप शराब सरकार से क्यों बिचवा रहे हैं? तब सुरेश बोले कि मेरे को पैसे की जरूरत है अपने राज्य के विकास के लिए, तो अभी शराबबंदी नहीं होगा। जनता को ईमानदारी से बोलिए ना जो भी बात है, ताकि जनता को भाई पता तो है कि हाँ यार ईमानदार तो है अपनी बातों को लेके। इतना खराब बात भी हमारी ईमानदारी से बोल रहा है कि हाँ मैं शराबबंदी नहीं कर सकता, क्योंकि उस पैसे से मुझे देश के, राज्य के विकास के लिए कार्य करना है। तो आपकी ईमानदारी से जनता प्रभावित होकर आपको वोट दे देगी। मगर आप बोले बंद करूंगा, कम करूंगा, ये करूंगा, आके उस शराबबंदी को हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने आके गवर्नमेंट वाला कर दिया, और शराब बेचने लग गए, और ठेके नए नए खुल गए, है ना। तो ये वाली बात है। चलिए, तो विनिमय विपत्र, बीमा, चेक, शेयर आदि पर स्टाम्प शुल्क, अल्कोहल आदि पर उत्पादन शुल्क। और लोगों को लगता है कि शराबबंदी सरकार बेची तो बहुत अच्छा है, तो सरकार बनाएगी। नहीं दोस्तों, सरकार अभी भी शराब बना नहीं रही है। सरकार अभी भी अधिकांश शराब दूसरे प्राइवेट सरकार शराब बनाने वाले कंपनियों से खरीद रही है, फिर आपको बेचने में सरकार एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रही है ना, बीच में बैठ के कमीशन खा रही है कि प्राइवेट से खरीदा सस्ते में, आपको बेचा महंगे में, पैसा बीच में कमा लिया, फुल पैसा कमा के ऐश कर रहे हैं टाइप का। तो अपने प्राइवेटाइजेशन भी कहा कि उसमें हटाया, कहा प्राइवेट कंपनी तभी फायदा कमा रही है।
है ना, बल्कि आप तो सौ बल्क अमाउंट में खरीदने लगे हैं। अब उनको तो एक अधिकार मिल गया कि हाँ खुद छत्तीसगढ़ की सरकार खुद हमसे शराब खरीद रही है तो हमको कौन रोक सकता है। अब ये वाला बात है, तो आप लोग तो उनको और बढ़ावा दे दिया, शराब बनाते रहिए। तो राज्य के विकास के लिए जरूरी है तो कीजिए, मगर झूठा वादा ना कीजिए, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, है ना। आइए आते हैं अनुच्छेद 268 में ही 268 ए है, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित लगाए गए और केंद्र और राज्य के द्वारा संग्रहित, जिसको केंद्र राज्य दोनों एकत्र करते हैं, तथा विनियोजित जैसे सर्विस टैक्स। तो याद रख लीजिए, सबका कैटेगरी पूछता है ना, कई बार सबकी कैटेगरी पूछता है कि वह कौन सा टैक्स है जो केंद्र द्वारा लगाई जाती है और राज्य के द्वारा एकत्र की जाती है, ठीक, और खर्च करते हैं फिर, ठीक है। तो कौन सा टैक्स है जो राज्य के द्वारा केंद्र के द्वारा लगाई जाती है, राज्य द्वारा एकत्र की जाती है और खर्च की जाती है। तो केंद्र लगाती है, राज्य एकत्र करती है और राज्य खर्च करती है। तो केंद्र लगा देगी, राज्य उसको एकत्र करेगी और राज्य ही उसको खर्च कर देगी। तो वो है आपका भाई विनिमय पत्र वाला, है ना, टैक्स, बीमा पे टैक्स, चेक पे टैक्स, शेयर पे टैक्स, स्टाम्प शुल्क पे टैक्स, अल्कोहल पे टैक्स, ये सब पे, ये सबको लगाती केंद्र सरकार मान लीजिए, मगर उसको एकत्र करती है राज्य सरकार और खर्च भी करती है राज्य सरकार। आते हैं दूसरे हिस्से पे 268 के बाद 268 ए पे। अब एक ऐसा टैक्स जिसको केंद्र सरकार लगा भी रही है मगर उसको एकत्र करने का काम केंद्र और राज्य दोनों कर रहे हैं और विनियोजित खर्च भी कर रहे हैं दोनों मिलकर, ठीक। यहाँ क्या हालत है, यहाँ केवल राज्य सरकार एकत्र कर रही थी और वही खर्च कर रही थी, यहाँ दोनों एकत्र कर रहे हैं और दोनों खर्च कर रहे हैं। जैसे कि सर्विस टैक्स, तो सेवा शुल्क को केंद्र और राज्य दोनों ही, केंद्र लगाती है, केंद्र राज्य दोनों ही एकत्र करते हैं और दोनों ही खर्च करते हैं। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है ना कि सर्विस टैक्स केंद्र द्वारा उद्ग्रहित और केवल राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित की जाती है क्या, तो यह गलत नहीं। सर्विस टैक्स केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित की जाती है। और अनुच्छेद 269, ठीक, 68 का 269, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित व संग्रहित लेकिन सौंपे जाते हैं राज्यों को। अब कुछ ऐसे टैक्स है जिसको केंद्र लगाएगा भी, एकत्र भी करेगा, और उसके बाद उसमें से राज्य को सौंप देगा कि लो भैया मैंने लगाया भी टैक्स, मैंने वसूला भी टैक्स और ये लो पैसा। जैसे अंतरराज्यीय व्यापार से प्राप्त कर, जैसे अंतरराज्यीय माने एक राज्य से दूसरे राज्य में जब व्यापार होता है तो उससे जो टैक्स मिलता है वो लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वसूलती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, मगर दे देती है राज्य को, जिन राज्यों के बीच में ये व्यापार हुआ था। क्लियर हो गई बात है। जैसे 269 में दिया है अंतरराज्यीय व्यापार टैक्स, याद रखेंगे। 268 ए में दिया है सर्विस टैक्स, 269 में दिया है अंतरराज्यीय व्यापार टैक्स, 268 में ये सब दिया हुआ है आपका। 270, क्योंकि इसलिए इसको वित्तीय वाला, क्योंकि पूरा वित्त जुड़ा हुआ बात हो रहा है। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, मतलब केंद्र लगाएगा, एवं केंद्र द्वारा संग्रहित लेकिन विनियोजित केंद्र और राज्य दोनों द्वारा। अब केंद्र टैक्स लगा भी रहा है, उसको एकत्र भी कर रहा है, मगर खर्चा करने में राज्यों को बांट रहा है, अपने कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 269 के अलावा 269 के अलावा सभी केंद्र सूचियों के विषय पर लगने वाले कर, तो 269 के अलावा जितने भी केंद्र सूची के विषय हैं उन सभी पर लगने वाले कर ऐसे ही काम करते हैं, जिसको केंद्र लगाती है, केंद्र संग्रहित करती है, लेकिन खर्च करने के लिए राज्यों को भी उसमें हक देती है, केंद्र राज्य दोनों खर्च करते हैं। और अनुच्छेद 270 में वो सारे टैक्स आते हैं, 269 के टैक्स इस अंतर्राज्यीय व्यापार को छोड़ के बाकी सारे टैक्स इस 270 के अंतर्गत आते हैं। जितने भी केंद्र सूचियों के विषय है उन सभी पर लगने वाले टैक्स इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 271, केंद्र सरकार 269, 270, 269, 270 वाले विषयों पर लगने वाले कर के ऊपर सरचार्ज या अधिभार लगाती है। इस पर पूरा अधिभार केंद्र सरकार का होता है। तो जो भी सरचार्ज होता है ना, हर टैक्स 269 70 के विषयों पर लगने वाले कर के ऊपर एक अलग से सरचार्ज लगाती है, सरचार्ज, जिसे अधिभार बोलते हैं, अधिभार लगाती है। इस पर पूरा अधिकार केंद्र सरकार का ही होता है, मतलब केंद्र सरकार इसको लगाएगी भी, वसूलेगी भी और पूरा खर्चा अकेले ही करेगी। क्लियर हो गई बातें। ठीक, देखिए 268 में क्या था, केंद्र ने बस लगा तो केंद्र सब में रही है ना, केंद्र इसमें भी लगा रही है, उसमें भी लगा रही है, इसमें भी लगा रही है, इसमें भी लगा रही है, इसमें भी लगा रही है, मगर यहाँ क्या था, उसको वसूलता भी राज्य है, खर्च भी राज्य करता है, ठीक है। मगर यहाँ इसको वसूलते केंद्र राज्य दोनों है और खर्च दोनों करते हैं, वसूल के दोनों वसूलते हैं, दोनों खर्च करते हैं 268 में। इसमें क्या है आपका भैया, केंद्र इसको लगा तो रहा था, उसको एकत्र भी कर रहा है, मगर राज्य को दे रहा है, राज्य को इसमें अपना हिस्सा दे रहा है। 269 वाले में अंतर्राज्यीय व्यापार में, 270 वाले में क्या है कि केंद्र उसको लगा भी रहा है, संग्रहित भी कर रहा है, लेकिन खर्च करने के लिए केंद्र राज्य दोनों को मिल रहा है। ठीक, चलिए 270 271 हो गया।
केंद्र सरकार 269-270 वाले विषय पर लगने वाले कर के ऊपर सरचार्ज, तो सरचार्ज अधिभार कहीं पूछ लेगा कि सरचार्ज अधिभार किस अनुच्छेद में, तो आप क्या बोलेंगे 271 में है। ठीक, केंद्र सूचियों के सभी विषय पर लगने वाले कर किस में आते हैं, अनुच्छेद 270 में आते हैं, केवल 269 वाले को छोड़ करके, मैंने अंतर्राज्यीय व्यापार को छोड़ करके। हो गया, यस। आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची के विषय पर पूरा नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। 90वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है भैया? 90वां संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा जोड़ा गया है कि केंद्र सरकार को टैक्स से जो प्राप्ति होती है उसका 29% राज्यों को मिलना चाहिए। यह विवरण 2 प्रकार के राज्यों में होता है। यह वितरण होगा, यह वितरण 2 प्रकार के राज्यों में होता है। तो 90वां संविधान संशोधन सन 2000 करके केंद्र सरकार को टैक्स से जो प्राप्ति होगी उसमें से 29% पैसा उसको राज्यों को देना होगा। यह वितरण 2 प्रकार के राज्यों में होती है। पहला सामान्य राज्य और दूसरा विशेष राज्य। सामान्य राज्य में सामान्य राज्य, विशेष राज्य जिसपे अधिकांश पैसा सरकार खर्च करती है। इन दोनों राज्यों को भी आपको समझा दिया जाएगा आगे, फिलहाल यहाँ पढ़िए। विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान व 10% कर्ज के रूप में मिलता है, जबकि सामान्य राज्यों को 70% कर्ज के रूप में तथा 30% अनुदान मिलता है। यही दोनों अंतर है, बेसिक समझा देता हूं आपको मैं। एक तरफ भैया सामान्य राज्य, सामान्य राज्य, एक तरफ का भैया विशेष राज्य। इसलिए हर जो राज्य है ना, मैक्सिमम राज्य अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, क्यों? मैं बताता हूं मैं क्यों दिलवाना चाहते हैं। क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा में ये फायदा है। क्या फायदा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अगर 100 रुपए दे रही है ना, तो 100 रुपए में से 90 रुपए इसको दान में देती है, 90 रुपए इसको दान में देती है, 100 में अब 90 इधर देती है, 10 बचा 10, केवल 10 जो होता है केवल 10% कर्ज के रूप में देती है, 10% कर्ज के रूप में देती है। कि अगर सरकार, केंद्र सरकार किसी विशेष राज्य, जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उस राज्य को खर्च करने के लिए 100 रुपए दे रही थी, उसमें 90 रुपए उसको दान दे रही कि लो ये 100 रुपए लो, इसमें 90 रुपए तो तुमको चुकाना ही नहीं है, ये 90 रुपए तुम बेधड़क खर्चा कर लो, इस 100 रुपए में केवल 90 रुपए तुमको फ्री में दे रहा हूं मैं, लो यूज करो, अपने देश को आगे बढ़ाओ, राज्य को आगे बढ़ाओ, लो बस इस 10 रुपए को तुम कर्ज के रूप में लो, 90 रुपए तुम फ्री में उड़ाओ, 10 रुपए बस कर्ज है समझो तुम, और उसको भी एकदम कम ब्याज में तुम मुझे चुका देना। तो समझ रहे हो आप बात? तो हर कोई राज्य क्या चाहेगा, यार 100 रुपए में 90 रुपए फ्री में मिल रहा है, तो मैं इस विशेष राज्य में जाना चाहूंगा। इसलिए हर एक राज्य अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करवाना चाहता है। आइए आते हैं सामान्य राज्य पे। सामान्य राज्य के साथ क्या है कि सामान्य राज्य में उल्टा ही केस है। क्या 70%, 70 रुपए, 100 रुपए यहाँ भी दिया गया, तो 100 रुपए में 70 रुपया कर्ज के रूप में देता है। जो केंद्र सरकार है, जो सामान्य राज्य है, उनको केंद्र सरकार अगर 100 रुपए दे रहा है, उसमें 70 रुपया कर्ज के रूप में दे रहा है, बाकी बचा 30 रुपया देता है अनुदान के रूप में, दान के रूप में। तो बताइए आप कौन सा राज्य बनना चाहेंगे, जहां आपको 70 रुपया का कर्ज मिले और उसको आपको ब्याज पटाना पड़े, या जहाँ केवल 10 रुपये का कर्ज मिले उसको ब्याज पटाना पड़े? आप कौन सा राज्य बनना चाहेंगे, जहाँ आपको 90 रुपया दान में मिल जाए, या जहाँ केवल 30 रुपये दान में मिल जाए? वही जहाँ 90 रुपये दान में मिल जाए और केवल 10 रुपये कर्ज पटाना पड़े, आप वो ऐसा राज्य बनना चाहेंगे। इसलिए हर एक राज्य अपने आप को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहता है। मगर विशेष राज्य का दर्जा ऐसे ही नहीं मिलता। विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कुछ दुर्गम परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे आप एकदम पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपके पास जमीन नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए, प्राकृतिक संपदा नहीं है, तब जैसे पूरे पूर्वोत्तर भारतों को, पूरे पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर्स को और एक आपको सिक्किम को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पूरे पहाड़ वहाड़ नदी वदी सब जंगल वंगल है, तो वहाँ भूमि नहीं है, समतल मैदान नहीं है ना, इसलिए भाई वहाँ खेती बाड़ी के लिए और बहुत ज़्यादा खनिज संसाधन की उपलब्धता है नहीं, इसलिए उनको विशेष राज्य का दर्जा है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे ऐसे जो दुर्गम स्थान है उनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। शायद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, में भी जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, है ना। बाकी जितने भारत के और अन्य सभी मैदानी राज्य जो है उन सभी को, मैदानी पठारी राज्य, उन सभी को सामान्य राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्लियर हो गई बात है? यस। इसलिए हर राज्य क्या चाहता है, हर राज्य लड़ झगड़ के चाहता है कि मेरे को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि 100 रुपये में से 90 रुपये मुझे दान मिल जाए, केवल 10 रुपये का कर्जा पटाना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हर राज्य समान राज्य नहीं बनना चाहता, क्योंकि 100 में से 70 रुपये कर्जा है, 30 रुपये आपको दान में मिल रहा है। ठीक, चलिए अब सामान्य राज्य विशेष राज्य बच्चे जान गए। केंद्र सरकार को टैक्स से जो प्राप्ति होती है उसका 29% राज्यों को मिलना चाहिए। यह प्रावधान भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो यह प्रावधान जोड़ा गया था 90वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा। जस्ट पिछले पेज में पढ़े हैं, तो आंसर हो गया बी। ठीक, तो आंसर है बी, 90वां संविधान संशोधन सन 2000।
अनुच्छेद 280 में आते हैं। 280 में ऑटोमेटिक आपको पहले बता चुका हूं कि संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या है, 280 में है आपका वित्त आयोग। तो एक बार जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद उसको लिख दे रहा हूं। 266 में क्या है, संचित निधि। 267 में क्या है, आकस्मिक निधि। और 280 में क्या है आपका, है वित्त आयोग। क्लियर? यस सर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है भारत का वित्त आयोग। क्लियर भाई? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत का राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात है कि प्रत्येक हर 5 साल के बाद भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रत्येक 5 साल भारत के जो राष्ट्रपति हैं एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अर्थात इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इस एक लाइन से ही, 2-1.5 लाइन से ही बन जाता है। क्योंकि आपसे पूछता है कि भाई बताइए वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं, तो स्पष्ट दे दिया कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, देखिए इसके केवल इस हिस्से से क्वेश्चन बन जाता है। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं, तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। हो गया पहले तो ये बात। इन एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। वित्त आयोग का गठन हर कितने साल में होता है, तो वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में, वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत में वित्त आयोग का गठन गठन किया जाता है। और कौन गठन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जो है वही वित्त आयोग का गठन करते हैं। अर्थात वित्त आयोग से जुड़ा हुआ सारा चीज राष्ट्रपति जी के हाथ में है। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जैसे आपके वर्तमान में 14वें वित्त आयोग एन के सिंह है ना, ठीक। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, चेक कर लेते हैं, वही है, हालांकि मेरे को पता है 14वां कि नहीं, देख लेते हैं 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? According to Aj Talk, V. अच्छा, Ready 14 15वें क्या है? yoga. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह होंगे शायद। According to Wikipedia, 15 Vem Vidya Yoga K Adyaksa Ina K Sinha Hai. एन के सिंह जी भैया 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह जी, जब मैं आपको बताया। तो वर्तमान में भारत में 15वां वित्त आयोग लागू होगा, जो है आपके एन के सिंह। क्लियर? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह जी। और 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं अरविंद मेहता जी। ठीक, चलिए तो पूछ सकता है। तो अभी वर्तमान में जो वित्त आयोग गठन होकर चल रहा है उसका काम, उसके दिए हुए अनुशंसा चलिए। वित्त आयोग का गठन होता क्यों है? देखिए वित्त आयोग का गठन क्यों होता है, आप ये भी सीख लीजिए प्रैक्टिकली। वित्त आयोग को राष्ट्रपति इसलिए गठित करते हैं कि यार तुम वर्तमान भारत की स्थिति देखो और ये बताओ कि जितना भी टैक्स का पैसा आ रहा है, मान लो कि टैक्स से 100 रुपया मेरे को मिल रहा है, तो वित्त आयोग की जिम्मेदारी है कि टैक्स से अगर 100 रुपया आ रहा है तो आप बताइए पूरे मार्केट का, समाज का, देश का एनालिसिस करके वित्त आयोग वाले भैया कि पूरे 100 रुपए में से कितना पैसा केंद्र को अपने पास रखना चाहिए और इसमें से कितना पैसा, 100 रुपए में से कितना पैसा केंद्र को, राज्य को दे देना चाहिए। इसी बात के लिए कि 100 रुपए में से कितना रुपए राज्य को देना है, 100 रुपए में से कितना रुपया राज्य को देना है, इसी के लिए आपका मेनली बनता है कौन, वित्त आयोग। ये बात आप शॉर्ट में समझ लीजिए, इतने छोटे में। ठीक, चलिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की योग्यताएं क्या क्या होती हैं देखते हैं। वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, अर्थात हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वही वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है ओनली। वह व्यक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो, व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनने की योग्यता रखता हो। वह प्रशासन एवं वित्त का अच्छा ज्ञान रखता हो, प्रशासन का और वित्त का अच्छा ज्ञान रखता हो। वह अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता हो। वित्त आयोग अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तथा वह 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इनका भी दोस्तों 5 और 65 का कार्यकाल है, 5 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो जाएगा उनको छोड़ना पड़ जाएगा। क्लियर? जैसे CAG का था 6 और 65, बस इनका है 5 और 65, वित्त आयोग का 5 और 65 वर्ष याद रखेंगे। क्योंकि देखिए बोल दिया भाई हाईकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, तो हाईकोर्ट का जज रिटायर्ड होता है 62 साल में,
62 साल में रिटायर्ड होगा हाईकोर्ट का जज मान लीजिए, तो फिर 3 साल एक्स्ट्रा रहेगा तभी तो इस पद पे बैठ पाएगा ना कोई हाईकोर्ट वाला। यस, तो 65 इसलिए 3 एक्स्ट्रा रखा गया है। वित्त आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, अब आप डिटेल में देख लीजिए। केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना, जो आपको सबसे मेन काम बताया इनका भी, अब लिख के कि 100 रुपये में भैया 100 रुपये में कितना रुपया राज्यों को बांटना है ये बताना है। तो केंद्र और राज्यों के बीच धन का बंटवारा, 100 रुपये में कितना धन केंद्र के पास होना चाहिए, कितना राज्य के पास होना चाहिए, ये चीज का निर्धारण करता है वित्त आयोग, ये सिफारिश करता है। संचित निधि व आकस्मिक निधि के बीच धन का बंटवारा करना कि जो पैसा है उसमें से कितना पैसा संचित निधि में जाना चाहिए, कितना पैसा आकस्मिक निधि में जाना चाहिए। कि 100 रुपये पूरा टैक्स से हमको मिला है तो 100 रुपये में से 80 रुपये जाना चाहिए संचित निधि में, 20 रुपये जाना चाहिए आकस्मिक निधि में, इसका भी बंटवारा करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह भी देते हैं। अगर भारत के राष्ट्रपति कोई वित्तीय सलाह मांगे तो उसके लिए भी आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष जिम्मेदार होते हैं कोई वित्तीय सलाह देने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत वित्तीय आयोग की स्थापना की गई थी, है ना, वित्तीय आयोग की स्थापना की गई थी, बताइए और किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग आपका आता है, तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग। वर्तमान में 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष है NK सिंह। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी प्रत्येक 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन करते हैं और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हर एक नए वित्त आयोग का गठन कर देते हैं। चलिए, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 300A ही मेरे दोस्तों आपका पहले ही एक मूलभूत अधिकार था, बाद में इसमें बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा था, इसकी वजह से इसको संपत्ति मूल अधिकार से हटा करके, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके, फंडामेंटल राइट्स से हटा करके, भाग 3 से हटा करके डाल दिया गया भाग 12 के 300A में डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार। क्लियर हो गई बातें। आइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, क्योंकि पहले मूलभूत अधिकार था। और मूलभूत अधिकार या फंडामेंटल राइट्स में ये संपत्ति का अधिकार था, 7वें नंबर का संपत्ति का अधिकार था। तो इसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, जो कि आपको बताया है ना, किसको भी हटा दिया गया मूलभूत अधिकार से, मौलिक अधिकार मूलभूत अधिकार फंडामेंटल राइट्स से इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटा करके डाल दिया गया भाग 12। देखिए, भाग पहले 3 में था मूलभूत अधिकार में, भाग 3 से निकाल के भाग 12 में डाल दिए, अनुच्छेद आपके 300A में डाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले मूलभूत अधिकार था और अब इसको जब हटा लेते हुए बन गया आपका एक कानूनी अधिकार। क्लियर हो गया। चलिए, संपत्ति का अधिकार एक अधिकार है, खालिस्तान अधिकार है, एक कानूनी अधिकार, एक मौलिक अधिकार, एक प्राकृतिक अधिकार। ये क्वेश्चन बार बार बना और बच्चे बार बार गलती किए हैं जो नहीं पढ़ते हैं सही मायने में, वो कि संपत्ति का अधिकार पहले एक मूलभूत अधिकार था, इसको निकाल के डाल दिया गया विधिक अधिकार में, मगर है ये एक कानूनी अधिकार। तो आंसर ए, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए आप अपनी संपत्ति को लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कानून का दस्तक देते हैं कि नहीं, कानून का दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं। यस, क्योंकि एक कानूनी अधिकार है। क्लियर। चलिए भैया, तो यहाँ पे आज का कंटेंट तो मेन खत्म हो गया, देखते हैं आपको रिवीजन करवाना हो तो करवाएंगे, नहीं तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खेल खिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आप लोग बता नहीं रहे हैं अभी भी कि भैया हमको सर कौन सा सब्जेक्ट हमें चाहिए जो यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ा रहा है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ा दीजिए। आपको मैं बोला था कि आप उस सब्जेक्ट का नाम बताइए जो यूट्यूब में आपको कोई नहीं पढ़ा रहा हो और उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और उस सब्जेक्ट में आपको पढ़ा दूँ। जब आप मगर उससे सब्जेक्ट देखने वाले बच्चे होंगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। जो मगर वैसा ही सब्जेक्ट का नाम बताइएगा जो आपको यूट्यूब में कोई और ना पढ़ा रहा हो, है ना, जो जिससे आपका नंबर और एक्स्ट्रा बढ़े। जो कोई पहले पढ़ा रहा तो भाई वहां से तो पढ़ के आप नंबर ले आएंगे, वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको कोई और नहीं पढ़ा रहा और वहाँ क्वेश्चन आते हैं तो वैसा सब्जेक्ट आप बताइएगा, उसको मैं यूट्यूब पे चालू कर दूंगा आपके लिए, ताकि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, क्लास को शेयर कर दीजिए भैया, करते तो है नहीं, फिर भी बोल दे रहा हूँ, लाइक कर दीजिए जो कि करते नहीं है, कमेंट भी किया कीजिए, है ना। चलिए, तो यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं, आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।